ट्विटर पर वार है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त रायपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं वो वहां पर क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने हम एक शब्द नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र का उनका एमपी था, उसने उनके सामने किसानों की बात उठा दी, उसको आउट कर दिया कांग्रेस पार्टी में। अब तो ये पूरे देश में जो डर फैल रहा है, इसका कारण क्या है? ये कौन फैला रहा है और कौन सी शक्तियां इस डर का फायदा उठा रही? किसान कर्जा माफ, सरकार से कर्जा माफी की बात करता है और अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं है। देश में कितने किसान हैं? करोड़ों किसान हैं। तो देश के करोड़ों लोग कहते हैं हमारा कर्जा माफ कीजिए, और खुलकर अरुण जेटली जी कहते हैं भैया ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है। और एक साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। उसके बारे में अरुण जेटली एक शब्द नहीं कहते। वो तो उनका काम है, उनकी पॉलिसी वही है। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए देश का। मैंने एमपीज की बात की, एमएलएज की, सुप्रीम कोर्ट की, प्रेस की, प्लानिंग कमीशन की, शिक्षा की संस्थाओं की बात कर लो। हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत सालों के लिए कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को चलाया, मगर आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को हम अपने लोगों से कभी नहीं भरते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस को भरा जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस है क्या? प्लानिंग कमीशन क्या है? विधानसभा क्या है? आप लोग जो सब यहां बैठे हो, जिसको पंचायती राज कहते हैं, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या हैं? हमारे प्रेस के मित्र हैं जो कभी कभी हमारे बारे में गलत लिख देते हैं, झूठ भी लिख देते हैं, मगर ये क्या है? ये सब हिंदुस्तान की आवाज है। इन सबको मिलाकर इस देश की आवाज बनती है। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हां, हमारा कंपटीशन आजकल हिंदुस्तान और चाइना के साथ है, तो इसीलिए कहता है कि उसको हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है। वो पहचानता है, जो इस बात को पहचानता है कि इस देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, और इस देश की आवाज अंग्रेजों ने सुन ली, इस देश ने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, और आज
पूरी दुनिया इस देश की आवाज को सुनता है। मगर आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहते कि इस देश की गरीब जनता की आवाज हो। वो नहीं चाहते कि रोहित वेमुला जैसा एक युवा, दलित युवा, सपना देख सके। उनकी विचारधारा में दलित की जगह है, आदिवासी की जगह है, महिलाओं की जगह है, और इन लोगों को अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। इनका कहना है कि महिला की जगह पुरुष के सामने खड़े होने की नहीं है। इनका कहना है कि महिला की आवाज खुल के नहीं गूंजनी चाहिए। इनकी विचारधारा है, और ये नई बात है, बहुत पुरानी बात। तो कर्नाटक के इस राजनीतिक नाटक के कितने अध्याय हो चुके हैं इन 24 घंटों में, समझ में नहीं आ रहा कि क्लाइमेक्स शुरू हुआ है या क्लाइमेक्स खत्म हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, हमारे साथ अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल एनके सिंह सर आपसे, क्या वाकई लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, मजाक बन चुका है? नहीं, मतलब ये नैतिकता का प्रश्न पॉलिटिकल क्लास से पूछना बड़ा अजीब सा लगता है। आप एक तर्क रखेंगे तो 70 साल में 6 तर्क उसके काउंटर में उसी पार्टी द्वारा किए गए होंगे। तो इसलिए अब ये मुझे लगता है कि हम लोग का इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है, हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में नैतिकता हो नहीं सकती शायद, लिहाजा कोई कर रहा है। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, ये दोनों पार्टी और हर पॉलिटिकल पार्टीज की ये कंपल्शन है कि वो नैतिक रह के पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना मुश्किल है। आप कोई भी एक तर्क ले लेंगे, 4 तर्क उसके पीछे के उसी के किए हुए उसके उल्टा तर्क मिल जाएंगे, लिहाजा वो नहीं। मान लीजिए कि आपने कहा बीजेपी के लिए कि साहब कम मेजॉरिटी आप कैसे बना रहे हैं, तो जो दूसरा पार्टी है कांग्रेस, वो अभी अभी मेहंदी सूखी भी नहीं थी शादी की, और अभी अभी आप उसके खिलाफ लड़े हैं जिस पार्टी के। अचानक आप खड़े होते हैं, सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से इंस्ट्रक्शन लेके आप वहां लैंड करते हैं, गुलाम नबी आजाद, और अनाउंस करते हैं कि साहब हमारा चीफ मिनिस्टर होगा उस पार्टी का नेता जिसके खिलाफ अभी 24 घंटे पहले हम लड़के अभी अभी चुनाव जीते हैं। अनैतिक ये भी है, इसमें अनैतिकता का कोई मतलब कहना है। एनके सिंह जी, मैं यही कह रहा हूं कि आज तक का इतिहास है, किसी जिसके नंबर कम है जिस पॉलिटिकल पार्टी के, और उसको लार्जेस्ट पार्टी ने समर्थन दिया अपने स्वार्थों के कारण, उसके बाद वो सरकार चली नहीं। एक कांग्रेस ने कभी किसी गरीब को सहा नहीं, चाहे प्रधानमंत्री पद पे देख लिए, मुख्यमंत्री, कोई 5 साल तक समर्थन नहीं दिया। एक का भी दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तीसरी बात, जो कांग्रेस लगातार लोकतंत्र की हत्या करती रही पूरे देश में 60 वर्षों में, पॉलिटिकल स्तर को जमीन के स्तर में, इस जमीन के सतह में लाकर के जिसने खड़ा कर दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस इस प्रकार की बातें। नवीन जी, छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। अनुज जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जरूर उनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि 1996 का वजूभाई वाला वाला वो किस्सा जो कि गुजरात में हुआ था, वो कर्नाटक में किस तरह से देख रहे हैं? क्या उसको लेकर कोई और भी उनके पास कहानी है क्या? छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद से इस वक्त। त्रिपाठी साहब, ये बताइए यहां पर कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि वो समर्थन को सामने हासिल करके दिखा देंगे और उसको लेकर तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, आप किस तरह से देख पा रहे हैं कर्नाटक की राजनीति किधर जा रही है फिलहाल? गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, एक वजूभाई वाला का किस्सा है 96 का जो काफी चल रहा है, जिस दौरान वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे, और वही स्थिति आज उलट होकर कर्नाटक में आ रही है। देखिए, 1996 के अगस्त सितंबर महीने में भाजपा की वहां सुरेश मेहता की सरकार थी, और शंकर सिंह वाघेला पार्टी को स्प्लिट करा पाने की उस समय स्थिति में नहीं थे। उसके बावजूद उनका विद्रोह जो है वो भाजपा को तंग कर रहा था। मध्य प्रदेश में मंत्री रहे कृष्णपाल सिंह, तब वहां गवर्नर होते थे कांग्रेस के, और
उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था विधानसभा में बहुमत दिखाए बिना। तो उस दौरान देवगौड़ा यहां देश के प्रधानमंत्री होते थे, कांग्रेस के समर्थन से बने हुए थे। सितंबर महीना जब था तो सीताराम केसरी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 2-4 दिन पहले का मामला था, यानी नरसिंह राव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय कांग्रेस के दबाव में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की, उस कांग्रेस से जुड़े हुए राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करके शंकर दयाल शर्मा से हस्ताक्षर करा के वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था। 1 महीने का राष्ट्रपति शासन, और उसके तुरंत बाद शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की मदद से वहां मुख्यमंत्री बने थे। तो भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार को वहां तोड़ा गया था। वजूभाई वाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन पर उस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी थी। आज वो गुजरात में, कर्नाटक में गवर्नर हैं और वहां देवगौड़ा पुत्र की जो सरकार बनने जा रही कांग्रेस की मदद से, उसको उन्होंने रोक दिया है। ये कांग्रेस का आज आरोप है। सन 96 से ही दूसरा वाकया भी जुड़ता है। मई महीना, मई में जब लोकसभा के नतीजे आए, भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। शंकर दयाल शर्मा जी ने वाजपेयी साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया, जबकि उससे पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, उसको अपना बाहर से समर्थन दे दिया कि हम देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। लेकिन शंकर दयाल जी ने वाजपेयी साहब को समय दिया और वाजपेयी साहब की सरकार 13 दिन बाद बिना बहुमत दिखाए उन्होंने इस त्याग पत्र दे दिया। लेकिन देखिए उस समय आज वही बात, उसके बाद देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने साल भर बाद समर्थन वापस लिया तो चली 1 साल सरकार वो। लेकिन आज देवगौड़ा पुत्र के सामने संकट ये है कि वो वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी की भाजपा थी। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है जो अपना बहुमत साबित करने के लिए हर तरह की शक्ति का, हर तरह साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेगी। जबकि वाजपेयी ने कहा था कि मैं, यदि कोई अपने आप आने को तैयार है, प्रमोद महाजन अपने रणनीतिकार से कहा था, तो उनका समर्थन लीजिए, अन्यथा मैं सरकार। यानी राजनीति करवट ली है तब से अब तक। नवीन जी, हम बात करेंगे, पीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप कर्नाटक की राजनीति को लेकर क्या देख पा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, क्या आपका कहना है? ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसमें कांग्रेस हो या भाजपा, अतीत में जब कांग्रेस की सरकार रही है संघ में, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें रघुकुल तिलक आसाम से लेकर के बूटा सिंह तक, रोमेश भंडारी से लेकर के नजीब तक, न जाने कितनी बार उन्होंने बहुमत प्राप्त चुनी हुई लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया है। अब भाजपा भी उसी लीक पर चल रही है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। अगर मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक शुचिता का प्रश्न होता है, एक संवैधानिक नैतिकता का भी प्रश्न होता है। संख्या बल से सरकार गिरती है, बनती है, ये सब अपनी जगहों पर है, लेकिन एक नजीर, एक दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता था कि अगर अतीत में किसी सरकार ने अपनी सत्ता का, अपने शक्ति का, अपने बहुमत का, अपनी बहुसंख्या का दुरुपयोग किया है, तो वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करेगी और आने वाले पीढ़ी के लिए, समय के लिए, भविष्य के लिए वो एक ऐसी बेमिसाल नजीर पेश कर सकते थे कि पहले जो सबसे बड़ा बहुमत दल है कांग्रेस के साथ जेडीएस, इनके पास संख्या है, इनको राज्यपाल बुलाते, इनको समय देते, ये अपना अगर बहुमत सिद्ध कर देते तो इनको सरकार चलाने देते, वरना दोबारा इनके पास, लेकिन इनके पास प्री पोल अलायंस भी नहीं था। नहीं, बात तो ये है कि प्री पोल अलायंस, दूसरी बात ये, कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार को तो पूरे कर्नाटक में नकारा है। तो उदाहरण नहीं है जिसमें अलायंस जरूरी हो। तो उसके बाद संविधान कहता है कि अगर आपके पास प्री पोल अलायंस नहीं है तो नंबर 2 पर, उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है उसको न्योता दिया जाना चाहिए। अगर वो मना कर दे तब फिर प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थोड़ा सा समय हमारे पास कम पड़ रहा है। नवीन जी, में मैं यही कह रहा हूं, पीएन त्रिपाठी जी, नवीन जी, थोड़ा सा समय हमारे पास कम पड़ रहा है, लेकिन यहां पर एक बात साफ निकल के आ रही है कि एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि अगर नैतिकता की बात है वो संख्या बल के सामने कहीं नहीं ठहरती, और कुछ लोग इसको दूसरी तरह से बोलते हैं कि अगर साफ करना है तालाब को तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, और नवीन कुमार जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े।